जय हिंद विद्यार्थियों। क्लास 12 के पाठ 4 पूरा पढ़ लिया था हमने बुक से जल संसाधन। अब इस पाठ 4 के हम नोट्स देख लेते हैं भी कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के बन रहे हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि ये तो एक ऐसे दिया है भाई, जल एक चक्रीय संसाधन है। एक बार ये खालिस्तान में पूछ लिया था तो ये अलग से लिख दिया है। फिर आगे देखो, भारत के जल संसाधन, ये देखो तो भारत में विश्व के धरातलीय जल का धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 2.45%। ये क्वेश्चन बनता है। फिर आगे देखो, जल संसाधनों का 4% है और जनसंख्या का लगभग 16% भाग पाया जाता है। ये चीज़ें याद रखने वाली है। फिर कुल उपयोगी जल संसाधन है 1122 घन किलोमीटर, ये चीज़। फिर आगे हेडिंग है आपकी धरातलीय जल संसाधन। यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया था कि धरातलीय और भौम जल सबसे अधिक उपयोग किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा अधिक उपयोग किस में हो रहा है? इसका कृषि में सबसे अधिक ज़्यादा उपयोग हो रहा है। फिर आगे है कि धरातलीय जल के मुख्य 4 स्रोत कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? नदियाँ, झीलें, तलैया और तालाब, ये हैं धरातलीय जल के मुख्य 4 स्रोत। फिर है कि भारत के धरातलीय जल स्रोतों में नदियाँ क्या है? सबसे प्रमुख हैं। आगे है कि भारत के सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह 1869 घन किलोमीटर है, जिसका केवल 32% भाग ही क्या लिया जाता है? इसका प्रयोग में लाया जाता है। फिर देखो, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा बराक नदियों में देश के कुल धरातलीय जल संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत है? 60% भाग मिलता है। और ये दक्षिणी भारत की नदियाँ आपको बताई थी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। फिर देखो, भौम जल उपयोग भी मेन चीज़ें देख लो। इसमें क्वेश्चन तो प्रयोजनाओं से ही बना हुआ है। फिर है कि देश भौम जल संसाधन में कि देश में कुल पुनः योग्य भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। आगे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का उपयोग क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है। यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो जल की मांग की आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी और इस स्थिति में विकास के लिए यह स्थिति क्या होगी? बहुत ही हानिकारक होगी। फिर ये है कि भारत की पश्च जल लेगुन और पश्च जल में देखो भाई क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। लेगुन और पश्च जल में कि भारत की समुद्र तट रेखा है वो क्या है? विशाल है। और कुछ राज्यों में समुद्र तट की रेखा बहुत ही क्या है? दंतुरित या फिर कटी फटी है। फिर आगे ये ऐड करना है लेगुन पश्च जल में कि केरल, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में इन लेगुनों और जिलों के बड़े धरातलीय जल संसाधन पाए जाते हैं। ये चीज़ें देख लेना। फिर आगे जल की मांग और उपयोग में देखो, जल की मांग और उपयोग के बारे में सीधा क्वेश्चन बनेगा तो सीधा ही बनेगा यहाँ से कि जल की मांग और उपयोग से आप क्या समझते हो? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर घाटी, हीराकुंड, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आदि क्या की जा गई है? शुरू की गई है। फिर धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक प्रयोग किस में होता है? कृषि में होता है। ये 2025 में क्वेश्चन आया था भाई। यहाँ से बच्चों को नोट्स भी बनाए हुए थे, लिखवाई भी थी। खालिस्तान में क्वेश्चन आया था 2025 में कि धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग किस में होता है? तो किस में होता है? कृषि में होता है। लास्ट ईयर के ही नोट्स हैं ये, कृषि में। फिर धरातलीय जल का 89% भाग तथा भौम जल का 92% जल है वो क्या किया जाता है? उपयोग में किया जाता है। फिर है जल के लिए सिंचाई की मांग कि चावल, गन्ना, जूट आदि के लिए अत्यधिक जल की क्या होती है? आवश्यकता होती है, जो केवल किसके द्वारा संभव हो सकती है? सिंचाई द्वारा ही संभव है। ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से कि सिंचाई की व्यवस्था किसको संभव बनाती है? बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। फिर देश में कृषि विकास की हरित क्रांति की रणनीति कहाँ कहाँ पर है? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सफल हुई है। आगे देखो, निवल सिंचित क्षेत्र का 76% पंजाब में और 51.3% हरियाणा में कुओं और नलकूपों द्वारा क्या क्या है? ये सिंचित है। राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है। फ्लोराइड गैस का संकेंद्रण, इस वजह से पश्चिमी बंगाल और बिहार में कुछ भागों में संख्या, इसे क्या बोलते हैं? आर्सेनिक। आर्सेनिक ये क्या होती है? जहरीली गैस
के संकेंद्रण की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, फिर आगे बताया गया जल के गुणों का ह्रास। इसमें से क्वेश्चन ये छोटा है कि देश में गंगा और यमुना दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। कौन कौन सी है प्रदूषित नदियां? गंगा और यमुना, ये सबसे अधिक प्रदूषित नदियां हैं। ये एक बार कोई पीडीएफ लेना है तो भी पीडीएफ ले लो पूरे पेज के। आगे देखो जल संरक्षण और प्रबंधन के बारे में। भारत में स्वच्छ जल की घटती उपलब्धता तथा बढ़ती मांग के कारण जल संरक्षण व प्रबंधन के लिए प्रभावी कदम उठाने की क्या हमें आवश्यकता है भी। ठीक है, ये देख लेना आप। जल प्रदूषण का निवारण, इसके लिए 2-3 केंद्रों के बारे में आपको बताया था कि जल अधिनियम 1974 है और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 है, वो कार्यान्वित नहीं हुए। फिर आगे इसका उद्देश्य क्या है? जल उपकर अधिनियम बनाया गया। कब बनाया गया? 1977 में बनाया गया। इसका उद्देश्य है प्रदूषण को कम करना। ये चीज़ देख लेंगे। फिर जल पुनः चक्र और पुनः उपयोग से क्या समझते हैं कि नगरीय क्षेत्रों में स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल को किसके काम में लाया जा सकता है? बागवानी में। फिर वाहनों को धोने के लिए प्रयुक्त जल का उपयोग भी किस में लाया जा सकता है? पुनः चक्र पुनः उपयोग भी। एक बार जल को काम में लेने के बाद उस जल को वापस किस में काम में लिया जा सकता है? उसको पुनः चक्र या फिर पुनः उपयोग बोलते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जल संभर प्रबंधन या फिर जल संभर प्रबंधन के उद्देश्य यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके। यहाँ से वो हरियाली वाले क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ये क्वेश्चन 2025 में भी आया हुआ है, 2023 में भी पूछा गया, 2 बार रिपीट हुआ है कि हरियाली क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं। तो हरियाली है वो केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना। ये चीज़ें भी। हरियाली के बारे में इतना याद रखना कि ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक जल संभर विकास परियोजना है। फिर उद्देश्य पूछे कि हरियाली परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण जनसंख्या को पीने के लिए, सिंचाई के लिए, मछली पालन या मत्स्य पालन के लिए और वनों के रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए क्या बनाना? योग्य बनाना। और यह परियोजना है वो लोगों के सहयोग से कौन से स्तर पर? ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित की गई। ये चीज़ याद रखना है। फिर सीपीसीबी का पूरा नाम याद रखना और एसपीसी का भी। सीपीसी होती है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एसपीसी होती है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये यहाँ से क्वेश्चन आया था 2025 में कि नीरू है वो कौन से राज्य में चलाई गई परियोजना है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में 2025 में क्वेश्चन आया था। फिर अरवारी पानी संसदीय 2022 में आया था, अलवर में चलाया गया है। अलवर कहाँ पे है? राजस्थान राज्य का एक जिले का नाम है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जल संभर ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। वर्षा जल संग्रहण को परिभाषित करें। तो वर्षा जल संग्रहण की विशेषता, ये क्वेश्चन आया था आपके 2022 में। कौन सी सन में? 2022 में यहाँ से क्वेश्चन आया था वर्षा जल संग्रहण। तो इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि वर्षा जल संग्रहण जल की उपलब्धता को क्या करता है? बढ़ाता है। और भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से क्या करता है? ये रोकता है भी। भूमिगत का जो जल स्तर है वो नीचा ज़्यादा ना आ जाए। फिर मृदा अपरदन और बाढ़ को भी रोकता है। फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे प्रदूषकों को कम करके अवमिश्रण भूमिगत जल की गुणवत्ता को भी क्या करता है? ये बढ़ाता है। आगे अच्छा क्वेश्चन है, कुंड और टांका क्या है? राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? कुंड और टांका कहा जाता है। ये भूमिगत टैंक के रूप में क्या होता है जिसमें वर्षा के जल को क्या किया जा सकता है? इसमें संग्रहण किया जा सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। तरुण मंडल क्या है? ये छोटा क्वेश्चन है बीच में से कि नौजवानों का एक समूह बनाया गया जिसे क्या कहते हैं? तरुण मंडल कहा गया। ये ऐसे ही एक नोट करके अच्छा लगा लाइन तो लिख दी भी। जल एक पुनः उपयोगी संसाधन है। अच्छी लाइन लगी तो ये लिख दी। फिर ये क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषता क्या है कि पेयजल सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कि पेयजल क्या होता है? पीने का जल सभी मानव के जाति और प्राणियों को क्या कराना चाहिए? उपलब्ध। ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता। फिर आगे इसमें क्या है विशेषता कि भौम जल के शोषण को सीमित और नियमित करने के लिए क्या करने चाहिए? उपाय करने चाहिए। फिर आगे है कि जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्यक्षमता सुधारनी चाहिए। दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए। आगे है शिक्षा विनिमय उपक्रमणों, प्रेरकों और अनुक्रमणों द्वारा क्या करना चाहिए? संरक्षण चेतना बढ़ानी चाहिए। ये है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषता। ये क्वेश्चन आया था 2025 में। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन बना भाई। यहाँ से क्वेश्चन ये था कि भारत सरकार द्वारा
प्रति व्यक्ति, क्वेश्चन ये बनाया कि भारत सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया। तो क्वेश्चन ये था जल क्रांति अभियान चलाया गया। फिर याद रखना है भी जल क्रांति अभियान ये 2015 और 16 में चलाया गया है और ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जल क्रांति अभियान कब और किस उद्देश्य से चलाया गया। तो कब 2015-16 में और कौन सी सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा। उद्देश्य क्या था, प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। फिर जल क्रांति अभियान की मुख्य बातें भी दी गई है यहाँ पे कि जल क्रांति अभियान के अंतर्गत जल ग्राम बनाने के लिए देश के 672 जिलों में से प्रत्येक जिले में एक ग्राम है जिसमें जल की कमी है उसे क्या किया गया, चुना गया। फिर प्रदूषण को कम करने के लिए जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण, भूमिगत जल प्रदूषण को क्या करना, कम करना। और देश के चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक ये गैस होती है जो संख्या, इसी को संख्या बोलते हैं, मुक्त कुओं का क्या करना, निर्माण करना। ये चीज़ें जल क्रांति में है। फिर एक हेडिंग है छोटी सी, इतना ही लिखे छोड़ दिया कि भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2012 की मुख्य विशेषता क्या है, इतना ही लिखे छोड़ दिया था। तो ये बुक में नहीं दी गई है तो ये एक बार देख लेना कि अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के इष्टतम विकास के लिए एक राष्ट्रीय जल ढांचा कानून व्यापक कानून की आवश्यकता पर क्या दिया गया, जोर दिया गया। शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति की शर्तों में बड़ी असमानता को दूर करने की सिफारिश की गई। फिर है कि जल संसाधन परियोजना और सेवाओं का प्रबंधन सामुदायिक भागीदारी से किया जाना चाहिए। ये 2012 की मुख्य विशेषताएं एक बार देख लेना, आया हुआ तो नहीं है। धन्यवाद विद्यार्थियों, ये हो गया हमारे पाठ 4 के नोट्स। कल हम पाठ 5 पढ़ेंगे और पाठ 5 के नोट्स भी देखेंगे।